हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैंने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ये बताना है। कुशीनगर में, बी ऑप्शन में लिखा है लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में। तो बुद्ध को दोस्तों अगर ज्ञान की प्राप्ति के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोधगया में दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी पूरी जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करूं तो इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मैंने अभी बताया था दोस्तों, बोधगया के अंदर हुई थी। उसी सीक्वेंस में दोस्तों, और बोधगया भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है, तो यहाँ भी आपके लिए समझाया गया है। बोधगया है वह भारत के बिहार राज्य के अंदर स्थित है। बुद्ध को दोस्तों गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन्होंने बौद्ध धर्म की दोस्तों स्थापना की थी। अगर बौद्ध धर्म की स्थापना की बात की जाती है तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उसी सीक्वेंस में बोधगया में ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर तुमसे ये पूछा जाता है पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ के अंदर दिया था। इस घटना को दोस्तों क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। और 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी को दोस्तों कभी कभी लुम्बिनी के स्थान पर कपिल वस्तु भी वर्ड आएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ लिख रखा है महापरिनिर्वाण। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत शानदार है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कब मृत्यु हुई थी दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जबकि जन्म कब हुआ था, ये समझे दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये समझिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये भी आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है दोस्तों 2019 के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है वह पढ़िए। निम्न में से किस शैल चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, चाणक्य, अमर सिंह, सुसूत्र दोस्तों, सुसूत्र और ये चरक। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, सुसूत्र है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। मेरे दोस्त इसके बारे में मैंने कुछ खास पॉइंट लिख रखे हैं, ये भी पढ़ी दोस्तों एक बार। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का क्या माना जाता है दोस्तों, प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत ने दोस्तों यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। किस क्षेत्र में काम किया था दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखा है, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। किस वैज्ञानिक ने काम किया था दोस्तों, सुश्रुत ने किया था। और देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन काल में सबसे महान शल्य चिकित्सा में सुश्रुत का विशेष स्थान था दोस्तों। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, यह भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पर मैंने लिखा है चरक, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में से संबंधित थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे, आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक ने दोस्तों आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखी थी। क्वेश्चन आ सकता है चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो चरक के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों ये भी आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ था। और 2019 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है, बुराई से बचना, निर्भरता, ज्ञानोदय, उपदेश। तो इसका फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, निर्भरता होती है। और क्या है दोस्तों ये वर्ड, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ डिटेल से समझिए। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, निर्भरता होता है दोस्तों। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है, सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और अभय मुद्रा में दाहिने हस्त की ऊपर की ओर कर दाहिने हस्त को ऊपर की ओर कर अंगुलियों को बाहर की ओर कर इंगित किया जाता है दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन बात है यहाँ पर मैंने लिखी गई है, जो आपको निश्चित रूप से समझ आ चुकी होगी।
इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है, 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए दोस्तों। विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षा का संकलन है? तो गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन, गुरु गोविंद। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर गौतम बुद्ध? वे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। विनय और सुत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षा का क्या है दोस्तों? किसकी शिक्षा का मैंने अभी बताया था। गौतम बुद्ध की शिक्षा का क्या है दोस्तों? संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का अगर पवित्र ग्रंथ की बात करता है तो ये त्रिपिटक है दोस्तों। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर लिख दिया गया है दोस्तों पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक है मेरे दोस्त, वे कौन कौन से हैं? सुत पिटक है, विनय पिटक है दोस्तों, अभिधम्म पिटक है। और तो आप लोगों से दोस्तों यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी संकलन है? तो गौतम बुद्ध की है। यही दोस्तों मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी के सभी दोस्तों तक पहुँच जाए। क्वेश्चन में क्या बोलते गया है? स्तूप क्यों बनाए गए थे? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक संभाव रखने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बुद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो इसका फाइनल आंसर जो स्तूप बनाए गए थे दोस्तों, वह पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा दोस्तों? करेक्ट चला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल से समझाया है दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें पढ़िए दोस्तों एक बार। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं, और स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। स्तूप शब्द किस भाषा से लिया गया है? पाली और दोस्तों संस्कृति भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है दोस्तों टीला या ढेर होता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? टीला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि, उसके अवशेष पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध कला का प्रसिद्ध हुआ है दोस्तों। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वे कौन से वेद में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद माना जाता है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल है दोस्तों, 128 सूक्त है दोस्तों, 128 सूक्त है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? एलोरा की गुफा से, बाकी गुफा से, बादामी की गुफा से, अजंता की गुफा से दोस्तों। जो इसका फाइनल आंसर हो जाए दोस्तों, वे क्या हो जाए दोस्तों? अजंता की गुफा से हो जाएगा दोस्तों। ये आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ है दोस्तों, 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ बातें मैंने समझाई है दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी दोस्तों। ब्रह्मपाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा में पाए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अजंता की गुफा में से कितने चित्र मिले दोस्तों? एक चित्र मिला है। अजंता की गुफा के बारे में अगर आपसे चर्चा की जाती है कि अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों। और औरंगाबाद खास राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ मैंने खास पॉइंट लिखे हैं, ये समझिएगा। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेखों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनमें से संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रमुख स्रोत में से एक स्रोत है दोस्तों। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये समझिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है, राष्ट्रकूट वंश का सही प्रतीक क्या है? बाघ है, हाथी है, शेर है, गोल्डन ईगल है। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे गोल्डन ईगल हो जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ समझिए। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंत दुर्ग
दंती दुर्ग को प्रथम को माना जाता है दोस्तों। संस्थापक के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपसे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेत मानी जाती है दोस्तों। एलारो के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर याद रखिएगा। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम को दर्शाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, धातु युग काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ सही कालक्रम के बारे में आपसे चर्चा की गई है, इसलिए बेटा ये करेक्ट है। और कहने का मतलब इसका ए ऑप्शन क्या चला जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में यार हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन भी लिख दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही था? फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। मानव गतिविधियां एवं सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल की सही कालक्रम यही है जो मैंने अभी आपके लिए समझाया था। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।